हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद सेकंड टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसके अंदर हमने सीएफ और पीआई को कैलकुलेट करना सीखा। और सीएफ एंड पीआई को कंप्लीट करने में हमें लगे टोटल 8 लेक्चर्स। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको कंप्लीट कर सॉरी लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको कंप्लीट कराया आयलर कॉची इक्वेशन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है यूनिट 1 का, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले जो हमने पढ़ा था आयलर कॉची इक्वेशन, अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, दोनों एक ही जैसे हैं। कह सकते हैं हम कि लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आयलर कॉची इक्वेशन का ही पार्ट है, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। मतलब अगर आपको आयलर कॉची इक्वेशन आती है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 95% लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आती है। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार मेथड को देखेंगे, तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो देखिए, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक को आप पढ़ के जाइए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जिसको हम छोड़ देते हैं, उसी टॉपिक से आसान क्वेश्चन आ जाता है। जैसा कि इस टॉपिक की मैं बात करूं, इस टॉपिक से 2022 में भी क्वेश्चन आया और बहुत आसान क्वेश्चन आया। अभी हम उसको करेंगे कि कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा आज का क्या है, टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं, जैसे हमने आयलर कॉची इक्वेशन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी। तो देखो, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये आयलर कॉची इक्वेशन के जैसे ये माइनर सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, अगर आप ध्यान दें, जो आयलर कॉची इक्वेशन थी, यहां पर इस जगह पर केवल x था। क्या था, x की पावर n d की पावर n y अपॉन dx की पावर n। यानी कि अगर ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो यहां पर x की पावर में n होता था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ गया, यहां x के प्लेस पर a प्लस बी एक्स है। x के प्लेस पे क्या है, a प्लस बी एक्स, बस यही माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड टर्म में आप देखो, सेकेंड टर्म में वहां पर अगर देखो इसका ऑर्डर अगर n-1 है तो यहां पर x की पावर n-1 होती थी। तो जहां जहां x था वहां पर क्या आ गया, a प्लस बी एक्स आ गया। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंस आया। तो आपने देखा माइनर सा डिफरेंस है, वहां पर x था, यहां पर a प्लस बी एक्स है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, है ना। अब देखो आगे, नाउ वेयर a1 a2 a3, ये जो a1 a2 a3 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये तो हमारा वहां पर भी कांस्टेंट थे, सेम है। एंड q इज अ फंक्शन ऑफ x, और राइट साइड में जो q लिखा है x का फंक्शन है, यानी कि सब कुछ सेम है, बस x के प्लेस पर a प्लस बी एक्स आ गया है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल में भी ध्यान दें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, और इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो केवल सेकंड ऑर्डर तक ही होता है। कभी कभी थर्ड ऑर्डर आ सकता है, लेकिन थर्ड ऑर्डर से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना, मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर ही आता है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये देखो एग्जांपल एक सेकंड ऑर्डर लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप देखते ही पहचान जाएंगे, कंपेयर करिए। देखिए a प्लस बी एक्स है, यहाँ 2x प्लस 3 है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप bx को पहले लिखें और a को बाद में लिखें, है ना। तो bx को आप पहले भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये जो 2 है ये b की वैल्यू है, क्या है ये b। तो bx प्लस 3, a कितना है, 3 है। तो आप दोनों को कंपेयर करिए, देखिए इसका ऑर्डर 2 है तो इसकी पावर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है तो इसकी पावर n है। यानी कि एकदम कंपेयर करोगे आप तो एग्जैक्टली सेम है। राइट साइड में q के प्लेस पे e की पावर x लिखा है, यानी कि q x का फंक्शन होता था तो e की पावर x भी x का फंक्शन है। इसका मतलब देखिए, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहचान पाए, पहचानना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। तो आपको इसको देख के समझ में आ गया होगा कि ये लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है।
सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा वो जरा समझ लेते हैं। एग्जैक्टली सेम है, प्रोसीजर भी सेम है जो आयलर कॉची इक्वेशन में था। देखिए क्या है, पुट a प्लस बी एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड। आयलर कॉची इक्वेशन में क्या था, यहां पर x इक्वल टू ई की पावर जेड था। देखिए आप इसको समझिए, ऐसा नहीं कि आपने आयलर कॉची इक्वेशन अगर अभी नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि वहां क्या था और यहां क्या है। देखो आप क्या करेंगे, इसमें इस x को z में कन्वर्ट करेंगे, x वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करेंगे, z में। तो यहां पर आप a प्लस बी एक्स की जगह पुट करेंगे e की पावर z। देखिए a प्लस बी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, e की पावर z। वहां पर हम x की जगह e की पावर z पुट करते थे, सो दैट अब इसमें अगर आप दोनों तरफ log ले लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी log a प्लस बी एक्स। तो ये तो हो गया हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स डीवाई बाई डी एक्स की जगह पर पुट करेंगे b इंटू डी वाई। अगर आपको याद हो आयलर कॉची इक्वेशन में क्या करते थे, यहां पर x होता था, x डीवाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करते थे, dy। यहां पर b एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि यहां पर जो x का कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सेकंड टर्म देखो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, देखो वहां पर आयलर कॉची इक्वेशन में क्या आता था, d इंटू डी माइनस वन वाई, यहां पर b स्क्वायर आ गया, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा, यहां अगर पावर 1 है तो यहां भी पावर 1 ही होगी। उसके बाद क्यूब वाला देख लेते हैं, इससे ज्यादा आएगा नहीं, a प्लस बी एक्स का होल क्यूब डी क्यूब अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो देखिए सेम है, आयलर कॉची इक्वेशन में क्या करते थे, एक्स क्यूब डी टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होता था, तो हम पुट करते थे डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई, यहां पर b की पावर 3 एक्स्ट्रा आ गया। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है वो यहां मल्टीप्लाई होगा पहले, ठीक है ना, x का कोफिशिएंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर पावर 1 है तो यहां भी 1 रहेगी, यहां 2 है तो यहां भी 2 रहेगी, यहां 3 है तो यहां भी 3 रहेगी, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गए हमारे सब्स्टिट्यूशन। जब आप ये सारे सब्स्टिट्यूशन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में कर देंगे तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। यानी कि अगेन हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, जिसके अंदर हम CF निकालेंगे, PI निकालेंगे। तो यही यहां पर लिखा है कि आफ्टर अबव सब्स्टिट्यूशन गिवन लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और याद रखें अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x में नहीं रहेगी, किस में हो जाएगी, z में, क्योंकि d क्या है यहां पर d का मतलब d बाई डी एक्स नहीं है, यहां पर d का मतलब है d बाई डी जेड। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि d क्या है यहां पर। अब देखो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो पहला स्टेप करने के बाद हमें जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली होगी, जिसको सॉल्व करना आप सभी लोगों को अच्छे से आता है। अब देखिए आगे स्टेप नंबर 2, नाउ सॉल्व इट बाय प्रीवियस मेथड। अब जो आपको इक्वेशन मिली है इसको पुराने मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कौन सा पुराना मेथड, जो हमने CF कैलकुलेट करना सीख लिया है और PI कैलकुलेट करना सीखा है। तो देखिए CF को कैलकुलेट करने के सारे केस आपको आने चाहिए, PI को कैलकुलेट करने के सारे केस आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी केस का हो सकता है। याद रखें आयलर कॉची इक्वेशन में और लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन किसी भी केस का आ सकता है। चलिए तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि CF प्लस PI होगा, लेकिन ये सॉल्यूशन होगा z की टर्म्स में। क्यों, क्योंकि x को z में कन्वर्ट कर चुके हैं हम। तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन तो x की फॉर्म में गिवन था, तो हमें फाइनल आंसर x की फॉर्म में ही लिखना है। क्या करेंगे फाइनल आंसर लिखने के लिए, देखो पहले हमने क्या किया था, a प्लस बी एक्स की जगह e की पावर z पुट किया था। अब e की पावर z की जगह पर a प्लस बी एक्स पुट कर दीजिए, वापस उल्टा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। स्टार्टिंग में हम log a प्लस बी एक्स की जगह z पुट करेंगे, आखिरी में z की जगह log a प्लस बी एक्स पुट कर देंगे। मतलब जो हमने पहले सब्स्टिट्यूशन किया था उसको वापस पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, और यही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो आपने देखा आयलर कॉची इक्वेशन में और लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा, बहुत कम। अगर वो आता है तो ये भी आता है, इसलिए इस टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी देखिए आयलर कॉची इक्वेशन सब पढ़ के जाएंगे,
लेकिन लीजेंड्रे इक्वेशन बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे। भाई इसको क्यों छोड़ना है, जब आपने आइलर इक्वेशन पढ़ रखा है तो आइलर इक्वेशन में इसमें अंतर ही कितना है 5%। एक बार रिवाइज कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। तो मैं यहां पर आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा केवल इसके, है ना, और 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और आप देखेंगे कि कितने आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आ गया सॉल्व। इसको सॉल्व करना है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। पहचान एकदम हो जाएगी आपको, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री 1 है, सॉरी इसका ऑर्डर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका पावर भी 1 ही है। तो ये लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dy बाई dx माइनस 12y इज इक्वल टू 6x। अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ई की पावर z, क्योंकि a प्लस बी एक्स को ई की पावर z पुट करते थे, यहां पर a प्लस बी एक्स का काम कौन कर रहा है 2x प्लस 3। सो दैट z इक्वल टू log 2x प्लस 3। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए अब हमें पुट करना है 2x प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, यानी कि b की वैल्यू 2 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2dy। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर b इंटू डी वाई होता था और b की वैल्यू कितनी है 2, x का कोफिशिएंट। उसके बाद 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। और यहां पर जरा ध्यान दीजिए, x का कोफिशिएंट 2 है तो यहां 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर d माइनस 1 और y। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और ये d को मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर तो d स्क्वायर 4d स्क्वायर माइनस 4d आएगा, ये हमारे पास आ जाए। ठीक है ना, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, वेयर यहां पर जो d है वो d अपॉन dz है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, d अपॉन dz हमारे पास है। चलिए अब देखिए आगे, इसके बाद क्या करना है, जितने भी सब्स्टिट्यूशन है पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो यहां पर मैं लिखूंगा पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जरा 1 में पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म इसके प्लेस पे पुट करेंगे 4d स्क्वायर माइनस 4dy, 4d स्क्वायर माइनस 4dy। उसके बाद देखिए यहां पर -2, अब देखिए -2, ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस 3 dy बाई dx की जगह पुट करेंगे 2dy -2dy और माइनस का 12y इज इक्वल टू में 6x। अच्छा x तो हटाएंगे यहां से, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, हाँ अब x के प्लेस पे देखिए क्या आएगा, वहां पर हमारे पास 6x है, कितना है 6x। अब 6x के प्लेस पे कितना आएगा वो हमें देखना पड़ेगा, तो यहां से x को निकालिए कितना आएगा। देखिए यहां से अगर आप x को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर z माइनस 3 अपॉन 2, e की पावर z, देखिए e की पावर z माइनस 3 अपॉन में 2, यही आएगा। देखो ध्यान से देखो क्या करोगे आप, x के प्लेस पर यहां से x को निकालोगे, इसको उधर ले जाओगे, e की पावर z माइनस 3 और अपॉन में चला जाएगा 2, और यहां से 2 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड से y को कॉमन ले लेते हैं, तो y को कॉमन लीजिए, तो y को जब आप कॉमन लेंगे तो 4d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 2d
2d, 2 2 जा 4 होना चाहिए था। हाँ यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए यहां पर हमारे पास कितना था, माइनस, एक 2 तो पहले से ही था और 2dy ये आ गया, 2dy, तो ये हो गया 4d -12 और y आ गया बाहर कॉमन, इज इक्वल टू 3 e की पावर z -3। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 4 8 हो जाएगा, तो 4d स्क्वायर -8d -12 y इज इक्वल टू 3e की पावर z -9। ये हमारे पास आ गया और ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो इसके कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, जिसके अंदर हम CF निकालेंगे, PI निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा, CF के लिए चाहिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, तो 4d स्क्वायर -8d -12 इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लेंगे, तो d स्क्वायर -2d -3 इक्वल टू में 0, और यहां से 4 नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि d स्क्वायर -2d और -3 इक्वल टू 0। तो एक तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर बहुत आसान है, या आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, d स्क्वायर -2d, d स्क्वायर -2d -3 इक्वल टू 0। तो चाहे तो आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लें, चाहे तो कैलकुलेटर से निकाल लें या इसके फैक्टर कर लें। इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी यहां से कैलकुलेटर, चलिए कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक बार और बता देता हूं, आप इक्वेशन में जाएंगे, अननोन में जाएंगे, डिग्री 2 आएगी, 2 को सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे ए की वैल्यू पूछी जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 1। ए होता है डी स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है -2 जो कि डी का कोफिशिएंट है, उसके बाद सी है -3। तो ये सब रखने में एक वैल्यू आपको 3 मिलेगी और एक वैल्यू आपको -1 मिलेगी, 3 और -1, क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे x -3 और x +1। तो यहां से d की वैल्यू आ गई मेरे पास -1,3। तो कैसे वैल्यू कैसी है, रियल भी है और डिफरेंट भी है। और अब क्या करना है हमें, जो CF का फॉर्मूला होता है रियल एंड डिफरेंट वैल्यू के लिए वो लिखेंगे। देखिए यहां से CF का फॉर्मूला क्या आएगा, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर m2z। m1 m2 क्या है, ये m1 है और ये m2 है। तो यहां से CF की वैल्यू मिल गई मुझे C1 e की पावर में -z प्लस C2 e की पावर में 3z। तो ये आ गया मेरे पास CF। अब मैं निकालूंगा PI, क्या कैलकुलेट करेंगे, PI। देखो PI क्या होगा, PI के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/, अब यहां पर जरा देखिए 1/, यहां पर आ जाइए, इसको लिखेंगे ओरिजिनल वाला, 4d स्क्वायर -8d -12, 4d स्क्वायर -8d -12, 4d स्क्वायर -8d -12, ठीक। और फंक्शन क्या है, 3e की पावर z -9, 3e की पावर z -9 ये हमारे पास है। इसको थोड़ा सा आगे अलग अलग कर लेते हैं, देखिए इसके लिए अलग करते हैं, इसके लिए अलग, तो इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से PI कितना आएगा, 1/4d स्क्वायर -8d -12 और 3e की पावर z -1/, -1/4d स्क्वायर -8d -12, और यहां पर देखो 9 है, क्या है 9। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9e की पावर 0z, 9e की पावर 0z कर दिया मैंने, क्योंकि 0 मतलब e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने यहां पर e की पावर 0z क्यों किया, क्योंकि यहां केवल 9 था। तो याद रखें जब भी कांस्टेंट टर्म आती है
तो उसमें आप e की पावर 0 करके लिख दें, है ना, उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब यहां पर देखो पी आई कितना आएगा हमारे पास, पी आई देखिए, तो पी आई इक्वल टू, देखो यहां पर ये केस नंबर 1 बन गया पीआई का, पीआई का केस फर्स्ट है जहां पर e की पावर ax होता था और हम क्या करते थे, d के प्लेस पे a पुट कर देते थे। तो यहां पर a कितना है, e की पावर में z है, a तो यहां पर क्या है 1 है, और ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। तो चलिए पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूं, तो बाहर आ गया 3 इंटू 1 अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 8d माइनस 12, ये आ गया, और e की पावर में z। इधर देखो माइनस, यहां पर देखो 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 1 अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 8d माइनस 12, और यहां बचेगा e की पावर 0 z। अब यहां पर केस 1 अप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, पी आई इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन, देखो d की जगह पर 1 पुट करो, तो d की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा, माइनस 8 माइनस 12, तो ये कितना आ गया आपके पास 20 माइनस का 24, यानी कि माइनस 16 आएगा, ठीक। और e की पावर में z माइनस 9 इंटू 1 अपॉन 0 पुट करेंगे d की जगह, तो 0 माइनस 12, ये हमारे पास आएगा। और यहां पर e की पावर 0 1 होता है तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो अब यहां से मुझे पी आई मिल गया, पी आई इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 16 ई की पावर z। अब देखो यहां पर माइनस 9 अपॉन में माइनस 12 आएगा, माइनस 12, तो यहां पर इसको और सही से लिख देते हैं, तो यहां से हमारे पास पी आई आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 16 ई की पावर z माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 12, एंड दिस इज द पी आई। तो बहुत आसान है पी आई को और सी एफ को कैलकुलेट करना। तो हमारे पास पी आई आ गया, सी एफ आ गया, नाउ दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए जरा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन एक ही बात होती है, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन, दैट इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहां पर सी एफ और पी आई की वैल्यू पुट करिए, सी एफ कितना था, सी एफ था C1 e की पावर z, C2 e की पावर 3z, C1 e की पावर माइनस z प्लस C2 e की पावर 3z, e की पावर में 3z, और पी आई कितना है, माइनस 3/16 माइनस 3 अपॉन 16 e की पावर z, e की पावर z प्लस 9/12 प्लस 9 अपॉन 12, है ना। चलिए, तो ये हमारे पास सी एफ आ गया, सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, इन टर्म्स ऑफ जेड आया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जेड हमें क्या करना है, हमें वापस सब्स्टिट्यूशन करके इसको एक्स में लाना है। तो अब देखिए क्या करेंगे ना, पुट, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहां पर पहले हमने क्या किया था, देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में 2x प्लस 3 को e की पावर z पुट किया था, अब हम e की पावर z को 2x प्लस 3 पुट करेंगे, e की पावर z के प्लेस पर लिखेंगे 2x प्लस 3 एंड z के प्लेस पर लिखेंगे log 2x प्लस 3, ठीक है ना, z के प्लेस पे log 2x प्लस 3, हालांकि यहां कहीं z आ नहीं रहा अलग से। देखिए तो कितना आ जाएगा आंसर, जरा ध्यान देना, y इक्वल टू में C1, y इक्वल टू में C1, देखो यहां e की पावर माइनस जेड है, e की पावर माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, e की पावर जेड और इसकी होल पावर -1, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो जेड इंटू -1 माइनस जेड ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर e की पावर माइनस जेड लिखा है, तो मैं यहां पर e की पावर जेड की जगह लिख सकता हूं 2x प्लस 3
तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 की होल पावर -1, होल पावर -1। फिर है C2 e की पावर, देखिए e की पावर 3z को क्या लिख सकते हैं, e की पावर 3z को लिख सकते हैं e की पावर z और उसकी होल पावर 3, और e की पावर z की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 3 की होल पावर 3। तो यहां तक लिख दिया आंसर, -3/16, 3/16 e की पावर z की जगह 2x प्लस 3 लिख दो, और यहां से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो प्लस में 3/4 आ गया, और यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। इसमें और आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं C1/2x प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो ये लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आयलर कॉची इक्वेशन के ही जैसी है, 95% सेम है, 5% का डिफरेंस है, केवल माइनर डिफरेंस है। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको आयलर कॉची इक्वेशन आती है तो आप लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी करके ही आएंगे, बस उसको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, इसका आंसर हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। और ये क्वेश्चन AK 2022 में है ना, जो भी लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसी पेपर में क्वेश्चन आया था, लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जो बच्चे केवल आयलर कॉची इक्वेशन पढ़ के गए थे और इसको छोड़ के गए थे, है ना, तो उनको क्या हुआ होगा, दिक्कत हुई होगी। क्यों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने किया नहीं था। लेकिन अगर वो इसको एक बार भी सॉल्व कर लेते तो 100% उनका गलत नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस माइनर सा है। चलिए देखिए, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं, 1 प्लस, और जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया ये उससे भी आसान है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 4 cos log 1 प्लस एक्स। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहां पर हम अपने सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखिए जरा ना, पुट, देखो इस बार a प्लस बी एक्स की जगह 1 प्लस एक्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स को e की पावर z मान लेंगे, सो दैट z इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स हो जाए। तो अगर कहीं पर log 1 प्लस एक्स लिखा है तो वहां पर z लिखेंगे, है ना, जैसे यहां log 1 प्लस एक्स लिखा है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, z, और जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो z की जगह पर log 1 प्लस एक्स लिखेंगे, यही तो करते हैं, है ना। स्टार्टिंग में 1 प्लस एक्स के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, e की पावर z, और एंड में e की पावर z की जगह लिखेंगे 1 प्लस एक्स। और क्या सब्स्टिट्यूशन करने हैं, और हमें करना है 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो जरा x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 इंटू डी वाई, यानी कि 1 इंटू डी वाई, तो dy ही आएगा, कोई फायदा नहीं 1 को लिखने का। दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या पुट करेंगे, देखिए x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर डी माइनस 1 वाई, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही होगा, तो यानी कि फिर से वही आ गया सेम। तो इसमें तो और आसान हो गया, कैलकुलेशन और कम हो गई, यहां पर 1 आ रहा है सब जगह, ठीक। वेयर डी क्या है, यहां पर डी है डी बाई डी जेड, डी बाई डी जेड। अब क्या करेंगे ना, पुट these values in equation 1, put these values in equation 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे देखिए जरा, पहले हमारे पास अब इधर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखिए
तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। चलिए देखिए सारे सब्स्टिट्यूशन करूंगा मैं यहां पर। इसके प्लेस पे क्या पुट करना जरा ध्यान से देखिए, डी इंटू डी माइनस वन वाई, डी माइनस वन वाई, फिर माइन, इसके बाद ये टर्म आ गई प्लस, इसके प्लेस पे क्या पुट करना है, इसके प्लेस पे पुट करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई, और प्लस में y इज इक्वल टू राइट साइड में 4 cos। अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, ये जो हमारे पास ये वाली टर्म है, इसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, इसके प्लेस पर हम पुट करेंगे z। कितना पुट करेंगे, z। तो 4 cos z। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इसमें से y को कॉमन ले लेते हैं, तो y को कॉमन लेके क्या बनेगा, देखिए डी माइनस वन प्लस डी प्लस वन इक्वल टू में 4 cos z। मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इज इक्वल टू 4 cos z। यहां पर डी से डी कैंसिल हो गया, तो यह आया डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 4 cos z। देखो कितना आसान आ गया। अब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि जो रिक्वायर्ड थी वो हमारा, मतलब यहां पर शुरू में हमें क्या करना है, चाहे वो आइलर कॉची इक्वेशन हो या लेजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, दोनों को ही सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर देना है। और जैसे ये कन्वर्ट हो उसके बाद आप क्या करेंगे, CF और PI निकाल देंगे, CF और PI। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा पहले, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। और यहां से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो आप सब जानते हैं डी 0 प्लस माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा -1, और -1 का जब आप रूट लेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा। रियल पार्ट 0 है, इसलिए मैंने 0 प्लस माइनस आयोटा लिख दिया इसको। तो ये डी की वैल्यू आ गई 0 प्लस माइनस आयोटा। अब हम इसका CF लिखेंगे, तो देखिए CF कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिए, CF। तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट हो तो CF का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको अगर आते होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए देखिए CF और PI वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, आगे के जो भी पार्ट है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, चाहे वो आइलर कॉची इक्वेशन हो, चाहे लेजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, या इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पर भी CF और PI आना चाहिए आपको, इसलिए CF और PI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको CF और PI आता है तो मान के चलिए कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना है। तो यहां पर देखो हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी CF की। CF कितना आएगा, अल्फा कितना है, अल्फा देखो 0 है, ये अल्फा होता है रियल पार्ट और बीटा होता है इमेजिनरी पार्ट। बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 ही आ जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट 1 हो गया। C1 बीटा 1 है तो C1 cos x, सॉरी x नहीं लिखना है ना, इधर तो नहीं लिखा कहीं, हाँ x नहीं लिखना, z लिखना है। क्या लिखना है, z लिखना है, x नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो e की पावर अल्फा z C1 cos बीटा z प्लस C2 sin बीटा z। अब यहां पर तो जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर अब क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा 0 है तो ये तो 1 आ जाएगा, यानी कि बचेगा C1 cos बीटा 1 है तो cos z प्लस C2 बीटा 1 है sin z। दिस इज द CF। ये हमारा क्या आ गया, CF आ गया। अब हम निकालेंगे PI ना, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन
कितना था हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 1 है, एफ डी कितना है, डी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर हमारे पास आएगा इक्वल टू में 4 cos z, 4 cos z। अब इसको निकालते हैं, देखिए तो यहां पर पी आई कितना आएगा, जरा ध्यान देना, cos 4 को पहले बाहर लिख देता हूं, कांस्टेंट है, तो डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 cos z। अब जरा यहां पर ध्यान देना, ये हमारा आ गया केस नंबर 2 पी आई का, z का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 है, और साइन और कॉस के केस में हम क्या करते थे, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट करते थे, डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट किया जाता है माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहां पर 1 है, तो यानी कि मैं डी स्क्वायर के प्लेस पर पुट करूंगा -1 का स्क्वायर, तो पी आई आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 1 cos z। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द केस ऑफ फेल्योर, ये क्या है, ये हमारा क्या है, केस ऑफ फेल्योर। नाउ दिस इज द केस ऑफ फेल्योर, तो आपको याद होगा इस केस में केस ऑफ फेल्योर अगर होता था तो हम क्या करते थे, वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते थे, यहां पर z से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए जरा, अब यहां पर हमारे पास केस ऑफ फेलियर हो गया, इसलिए पी आई क्या हो जाएगा, एक बार z से मल्टीप्लाई करेंगे 4z इंटू 1 अपॉन ये जो हमारे पास डी स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन 2d हो जाएगा, 2d और cos z। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहां 2 से 2 टाइम्स कट गया है, तो पी आई इक्वल टू 2z 1 अपॉन डी cos z, और 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो यहां पर पी आई इक्वल टू 2z इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz, और cos का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है साइन होता है, क्या होता है, प्लस साइन, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू 2z साइन z, ये हमारे पास आ जाएगा 2z साइन z। तो पी आई भी आ गया, सी एफ भी आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ना कंप्लीट और जनरल, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब मैं सी एफ और पी आई की वैल्यू को ऐड कर देता हूं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया, सी एफ कितना है, c1 cos z, c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस, तो c1 cos z c2 sin z प्लस ये आ गया c1 c2 cos sin, और प्लस में 2z sin z, 2z sin z। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ रहा है ना, तो आंसर सभी को समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ x में, तो वापस सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए ना, पुट हमारे पास कितना था 1 प्लस एक्स, हाँ तो हमें क्या करना है, 1 e की पावर z के प्लेस पर 1 प्लस एक्स पुट करना है, और एंड z के प्लेस पर log 1 प्लस एक्स पुट करना है। ये सब्स्टिट्यूट किया था ना हमने स्टार्टिंग में, देखो 1 प्लस एक्स की जगह e की पावर z रखा था, तो e की पावर z की जगह ये पुट करेंगे और z के प्लेस पे log 1 प्लस एक्स पुट करेंगे। तो देखिए ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा आंसर, उस पर जरा ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू c1 cos, z की जगह रख दीजिए log cos log 1 प्लस एक्स, ये आ गया हमारे पास ये वाला पार्ट, प्लस c2 साइन log 1 प्लस एक्स। अभी यहां तक आए हम, z की वैल्यू हमने पुट कर दी प्लस 2, अब देखो z आ रहा है, z की जगह log 1 प्लस एक्स,
log 1 प्लस एक्स, उसके बाद साइन आ गया, साइन, नाउ जेड के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, log 1 प्लस एक्स। ये हमारा क्या आया फाइनल, इसका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर काफी बड़ा है देखने में, लेकिन है बहुत सिंपल। तो ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये हमारे दो क्वेश्चन थे, तो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। एक सिंपल 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब जहां पर एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा, और दूसरा जहां पर एक्स का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। इससे अलावा इसमें कुछ और टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे 2022 में भी आया। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं दोनों के जैसा या इन्हीं दोनों में से कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब यहां पर देखिए जो इसकी डीपीपी है, डीपीपी नंबर 11, इससे पहले मैं 10 डीपीपी आपको दे चुका हूं, और 7 लगभग 7 या 8 डीपीपी का हमारा सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। बाकी जो डीपीपी है वो भी आज रात तक या कल तक सब अपलोड हो जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन को देखने से पहले आपको सभी डीपीपी को अपने आप सॉल्व करना है, तभी आप सॉल्यूशन के साथ उसको क्रॉस चेक करें, ठीक है। तो यहां पर डीपीपी में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एज इट इज जैसा अभी मैंने कराया बिल्कुल वैसा ही है, देखिए, है ना। राइट साइड में बस यहां थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह पर आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बहुत आसान सी टर्म आ जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है, ये तो लीजेंडर का है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि देखो मैच करो कंपेयर नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, ये एक्चुअल में आइलर लीनियर, सॉरी, हमारे पास जो आइलर कॉची इक्वेशन थी उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहां पावर 4 है, यहां पावर 3 है, तो हो सकता है कि किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये देखने में तो नहीं लग रहा है। देखिए ये देखने में स्टार्टिंग में नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, x से, तो देखो x से डिवाइड करने पे x की पावर 3 हो जाएगा, ये d की पावर 3 है, तो ऑर्डर 3 पावर 3, यहां पर ये 2 आ जाएगा, ऑर्डर 2 पावर 2 आ जाएगी, ऑर्डर 1 पावर 1 आ जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए, राइट साइड में 1/x हो जाएगा। उसके बाद ये आइलर कॉची इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये डीपीपी है, इसको सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारा लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। 2022 में तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से 2-3 क्वेश्चन आए थे 2022 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इस डीपीपी को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच।